नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पावर ऑफ केमिस्ट्री पर। जैसा कि हम सब पढ़ रहे थे ठोस अवस्था, और ठोस अवस्था के अंदर अब जो आगे चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं वो है एकक कोशिका। एकक कोशिका में आज हम पढ़ेंगे 7 क्रिस्टल तंत्र, और उसके बाद किसी एकक कोशिका के अंदर अवयवी कणों की या परमाणुओं की संख्या। चलिए हम शुरू करते हैं। क्रिस्टल तंत्र, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में बात किया था कि जो एकक कोशिकाएं होती है वो 3 प्रकार की होती है। उसके बाद जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है 7 क्रिस्टल तंत्र। यानी कि एकक कोशिकाएं जो होती है, सरल एकक कोशिकाएं, उन एकक कोशिकाओं को, जो कल हमने पढ़ा था, एक आधे एकक कोशिका और दूसरी काय केंद्रित एकक कोशिका। जो आधे एकक कोशिकाएं होती है उन आधे एकक कोशिकाओं को हम मूल एकक कोशिका कह सकते हैं। लेकिन इन दोनों के अतिरिक्त जो आगे हम इनका नामकरण करने वाले हैं वो कहेंगे इनको सरल एकक कोशिका। यानी कि आगे से हम इसे सरल एकक कोशिका ही कहेंगे। तो ये सरल एकक कोशिकाएं जो होती है, इन्हें हम इनके पैरामीटर्स के आधार पर, जो एबीसी इनकी 3 भुजाएं होती है और अल्फा बीटा 3 कोण होते हैं, उसके आधार पर हम इन्हें वर्गीकृत करके 7 क्रिस्टल तंत्र का निर्माण भी कर सकते हैं। जो 7 क्रिस्टल तंत्र की हम बात करने वाले हैं, तो 7 क्रिस्टल तंत्रों को चलिए हम शुरू करते हैं। जो सबसे पहले आता है उसे कहते हैं घनीय। जो नंबर 1 पे आता है वो आपके घनीय एकक कोशिका या फिर घनीय क्रिस्टल तंत्र। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं समधि लंबाक्स। इस समधि लंबाक्स को कई बार चतुष्कोणीय भी कहा जाता है। समधि लंबाक्स। नंबर 3 विषम लंबाक्स। नंबर 4 षटकोणीय। नंबर 5 त्रिकोणीय। नंबर 6 एक नताक्ष। एंड 7 नंबर है, लास्ट पर है, उसका नाम है त्रिनताक्ष। तो इस प्रकार से टोटल जो 7 क्रिस्टल तंत्र है उनका नामकरण इस प्रकार से है। अब इसी नामकरण के आधार पर हम इनके आगे भुजाएं हैं, इनके जो पैरामीटर्स है उनका वर्गीकरण करेंगे। सबसे पहले हम भुजाओं को लेकर के चलेंगे। जो इनकी भुजाएं हैं वो किस प्रकार से होती है। भुजाओं के बाद हम कोणों का डिस्कशन करेंगे। कोणों के बाद उदाहरण को पढ़ेंगे। अब देखो, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि घनीय जो एकक कोशिकाएं होती है वो किस प्रकार की होती है। तो घनीय में क्या होता है, इसकी जो भुजाएं होती है वो तीनों एक दूसरे की इक्वल होती है, यानी कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। और इसके साथ जो कोण होते हैं, अल्फा इक्वल टू बीटा
इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। ये तीनों कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। अब देखो यहाँ से देखिए समद्विलंबाक्ष। समद्विलंबाक्ष का मतलब क्या हुआ कि सम समान दो, इसकी जो दो भुजाएं होगी वो समान होगी। हम कोई दो भुजाएं ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, यानी दो भुजाएं बराबर है, ए और बी दो भुजाएं बराबर है, लेकिन तीसरी भुजा वो इसके बराबर नहीं है। लंबाक्ष आ रहा है, इसका मतलब इसकी जो तीनों कोण होंगी वो 90 डिग्री के होंगे। अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद हम विषम लंबाक्ष की बात करें। देखो विषम लंबाक्ष मतलब इसकी जो तीनों भुजाएं होगी वो आपस में बराबर नहीं होगी, यानी ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू, लेकिन जो कोण है वो तीनों कोण 90 डिग्री के होंगे। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। इसके बाद अगर हम षटकोणीय की बात करें तो षटकोणीय में क्या होता है, कोई दो भुजाएं बराबर हो गई, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू, तीसरी भुजा होगी वो समान नहीं होगी, ठीक है ना। इसके बाद इसकी जो कोण है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो दोनों कोण हैं ये 90 डिग्री के होंगे, लेकिन इसका जो तीसरा कोण होता है गामा वो 120 डिग्री का होगा, ठीक है। षटकोणी में समझ में आ रहा है, दो भुजाएं बराबर होगी लेकिन तीसरी भुजा भिन्न होगी, दो कोण बराबर होंगे लेकिन तीसरा जो कोण है वो भिन्न होगा। इसके बाद त्रिकोणीय की अगर हम बात करेंगे तो त्रिकोणीय में क्या होता है, भुजाएं जो होती है वो आपस में बराबर होती है, लेकिन जो कोण है वो होते तो आपस में बराबर है, एक दूसरे के इक्वल में होते हैं। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, लेकिन ये 90 डिग्री के बराबर नहीं होते। तीनों कोण बराबर तो होते हैं मगर 90 डिग्री के बराबर नहीं होते। इसके बाद अगर हम एकनताक्ष की बात करें तो एकनताक्ष में जो भुजाएं होगी वो तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होगी, ठीक है ना, तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर नहीं होंगी। लेकिन अगर हम कोणों की बात करते हैं तो यहाँ पर दो कोण तो लिखा हुआ एकनताक्ष, इसका मतलब जो एक कोण होता है वो झुका हुआ होता है। दो कोण अल्फा इक्वल टू गामा ये दोनों 90 डिग्री के, लेकिन जो इसका बीटा कोण होता है वो 90 के बराबर नहीं होता है। समझ में आ रहा है, इसकी दोनों भुजाएं होती है, इसकी जो तीनों भुजाएं वो आपस में इक्वल नहीं होती है, और कोणों में दो कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन जो तीसरा कोण होता है बीटा कोण वो थोड़ा झुका हुआ होता है, यानी कि 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। इसके बाद हम त्रिकोणीय की बात करते हैं या त्रिनताक्ष की। देखो त्रिनताक्ष में तीनों भुजाएं अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा ये तीनों इक्वल नहीं होती है, तीनों की तीनों जो भुजाएं होती है वो एक दूसरे के बराबर नहीं होती। लेकिन यहाँ जो कोण होते हैं अल्फा बीटा और गामा, ठीक है ना, अल्फा बीटा और गामा ये तीनों कोण एक दूसरे के बराबर नहीं होते, एक दूसरे के बराबर भी नहीं होते और साथ साथ ये तीनों 90 डिग्री के भी नहीं होते। समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ कंफ्यूजन कहाँ होता है, त्रिनताक्ष और त्रिकोणीय में होता है कि कौन से के अंदर कोण बराबर है कौन से में कोण बराबर नहीं है। तो त्रिकोणीय जो होता है इस त्रिकोणीय को आप घनी के एग्जाम्पल में ले लीजिएगा। घनी की अगर बात करें तीनों भुजाएं बराबर है, इसमें तीनों भुजाएं बराबर होती है, तीनों कोण बराबर है तो देखो इसमें तीनों कोण बराबर होते हैं। डिफरेंस कहाँ आ रहा है, सिर्फ कोण का, जो कोण है वो 90 डिग्री के, 90 डिग्री अगर होते हैं तो वो घनी होगा, अगर 90 के नहीं होते हैं तो वो कौन सा होगा, त्रिकोणीय होगा। आया समझ में। यानी अगर 90 डिग्री के कोण है बाकी इनमें कोई फर्क नहीं है तो इसका मतलब त्रिकोणीय में देखो ये चीज याद रखनी। यहाँ त्रिनताक्ष की आप कंपेयर एक नताक्ष से कर सकते हो। आप जब भी हम नताक्ष को लेकर के पढ़ेंगे तो इनमें भुजाएं बराबर नहीं होगी, हमें जाना कहाँ है, कोणों पर जाना है। यहाँ लिखा हुआ एक नताक्ष इसका मतलब एक कोण झुका हुआ होगा, यहाँ त्रिनताक्ष इसका मतलब तीनों के तीनों कोण झुके हुए होंगे, कोई भी कोण 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। तो ये होते हैं इनके पैरामीटर्स जो हमने पढ़े, आपको अच्छे से समझ में आ गए। अपने को नाम के आधार पर इनका जो ये भुजाएं और कोण है वो समझना है, ठीक है ना। अब इसके बाद बात करेंगे घनीय एक कोष्ठिका जो बनी है इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल होता है सोडियम क्लोराइड,
और पोटेशियम क्लोराइड। इसके बाद समलंबाक्स की बात करते हैं। एक तो होता है इसमें टिन ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड। इसके बाद विषम लंबाक्स की बात करें तो इसमें एक आता है विषम लंबाक्स गंधक, जो गंधक होता है। विषम लंबाक्स गंधक और एक एग्जांपल और लिख सकते हो आप, बेरियम सल्फेट। षटकोणीय की बात करें तो उसमें एक मैग्नीशियम का एग्जांपल लिख सकते हो, मैग्नीशियम के साथ जिंक ऑक्साइड। त्रिकोणीय की बात करें तो इसमें कैल्साइड होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और एक सिनेबार आप लिख सकते हो, HGS। एक नताक्ष की बात करें तो इसमें एक तो आता है एक नताक्ष गंधक, है ना, एक नताक्ष गंधक, ठीक है ना। और दूसरा एग्जांपल आप लिख सकते हो सोडियम सल्फेट का, NO2SO4 10H2O। इसके बाद अगर हम त्रिनताक्ष की बात करें तो इसमें आप ये लिख सकते हो पोटेशियम क्रोमेट K2Cr2O7 और आर्थोबोरिक एसिड H3BO3। तो ये है इनके उदाहरण, ठीक है ना। आप आसानी से समझ सकते हो, ये उदाहरण आपको याद करने पड़ेंगे, एग्जाम में आ सकता है, एग्जाम्पल पूछते हैं तो वहां से हमें याद होने चाहिए। और इसकी जो भुजाएं हैं और जो कोण है, इन्हें रटने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। अगर आप समझने की कोशिश करते हो तो बड़ी आसानी से चीजें समझ में आ जाती। इसके बाद हम इसकी संरचनाएं बना लेते हैं कि किस प्रकार से ये होते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा था घनीय को, मिटा देते हैं इस पार्ट के लिए। सबसे पहले घनीय पढ़ा था। अब घनीय में हमने क्या पढ़ा था कि जो भुजाएं होती है वो तीनों इक्वल होती है, यानी कि A इक्वल टू B इक्वल टू C, यानी तीनों भुजाएं बराबर होती है। इसके अलावा जो कोण है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, ये पढ़ा था घनीय में। अब इसकी संरचना को देखिए कैसे बनेगी इसकी संरचना। आप स्केल साइकिल से बनाने की कोशिश करेंगे तो वो एकदम सही संरचना बनेगी, यहाँ थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, ठीक है ना। इस प्रकार से इसकी संरचना होगी। इसमें इसकी जो तीनों भुजाएं हैं, ये A से B मान ले, इससे आप C मान ले, ये तीनों भुजाएं हैं, ये आपस में बराबर है, तो आपको दिखाई दे रहा है तीनों भुजाएं। भुजाओं का प्याना लिख करके यहाँ लिख लीजिए इस तरह से, ये मान लीजिए ये B और ये C, ये तीनों भुजाएं एक दूसरे के इक्वल में है, दिखाई दे रहा है। इन तीनों भुजाएं इसके बराबर है। उसके अलावा इसके तीनों कोण हैं, ये अल्फा कोण, इधर वाला ये बीटा और इस तरफ गामा, तीनों कोण 90 डिग्री की और तीनों भुजाएं बराबर है। आए समझ में। इस प्रकार से इसकी घनीय संरचना बनती है, तीनों भुजाएं बराबर और तीनों कोण बराबर और 90 डिग्री की संरचना पहली होगी। इसके बाद हम बात करें समलंबाक्स की।
A equal to B equal to C and alpha equal to beta equal to gamma equal to 90 डिग्री। दूसरा है समलंबाक्ष, ठीक है ना, समद्विलंबाक्ष, सॉरी समद्विलंबाक्ष। समद्विलंबाक्ष पर हमने क्या पढ़ा था कि इसमें दो भुजाएं बराबर होती है लेकिन तीसरी भुजा बराबर नहीं होती। यही काम उसे समझते हैं, यानी कि दो भुजाएं ए इक्वल टू बी लेकिन सी इसके बराबर नहीं, और कोण तीनों 90 डिग्री के हैं। इस प्रकार से इसकी संरचना थी। तो इसे बनाते हैं कि इसे अपन कैसे बना सकते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से वो संरचना बनेगी। अब इसमें आप देखिए इसकी दोनों भुजाएं बराबर दिख रही है आपको, यानी कि ये भुजा और ये भुजा लगभग बराबर है, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, ये दो भुजाएं बराबर, लेकिन तीसरी भुजा थोड़ी अलग है। आप यहाँ लिख सकते हो ये ए, इस वाली तरफ बी और ये भुजा सी। आया समझ में? दो भुजाएं बराबर होती है लेकिन जो तीसरी भुजा है उसमें थोड़ा सा फर्क होता है। इस प्रकार से ये समद्विलंबाक्ष बनता है। उसके बाद हम विषम लंबाक्ष पढ़ते हैं। अब देखिए विषम लंबाक्ष में क्या होगा, भुजाएं कोई भी बराबर नहीं होगी और न ही सॉरी कोण तो बराबर होंगे और 90 के बराबर भी होंगे। थोड़ी सी बड़ी संरचना बना लेते हैं, आसानी से दिख सके। पहले एक आयताकार संरचना बना लीजिए। इस प्रकार से ये विषम लंबाक्ष संरचना है। इसमें देखिए अब तीनों भुजाएं कभी बराबर नहीं है, ना ये भुजा न ये भुजा। इसकी तीनों भुजाएं हैं वो अलग अलग है, ए बी और सी, लेकिन कोण 90 डिग्री। ये समझ में आ गया विषम लंबाक्ष। विषम लंबाक्ष के बाद अगला मेरे पास था षटकोणी। नीचे बना देते हैं षटकोणी। षटकोणी की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। कुछ इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। ये इसकी आगे वाली संरचना और इसकी पीछे आगे वाली, ये रेखाएं पीछे से इससे मिलेगी, इस प्रकार से षटकोणी बन जाता है। अब देखिए यहाँ से इसकी भुजाओं का अवलोकन करते हैं आप। तो हमने इसमें पढ़ा था कि ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी।
ठीक है ना। जो सी भुजा होती है वो थोड़ी डिफरेंस में होती है। अल्फा इक्वल टू बीटा 90 डिग्री एंड गामा इक्वल टू 120। ठीक है, तो भुजाएं देखिए, हम इस भुजा को ए मान सकते हैं, इस भुजा को बी, नीचे वाली भुजा इसे हम सी कहेंगे। ठीक है, नीचे वाली भुजा इसे हम क्या कहेंगे, सी कहेंगे। अब देखो दो कोण यहाँ बन रहे हैं, एक तो ये बन रहा है इस तरफ, एक यहाँ बन रहा है, तो ये तो हो गया अल्फा और बीटा। लेकिन ये जो सी वाले के सामने यहाँ जो कोण बन रहा है ये कोण होता है 120 डिग्री। आया समझ में? इस प्रकार से ये षटकोणीय संरचना होती है। षटकोणीय के बाद अपने पास त्रिकोणीय। अब त्रिकोणीय को क्या करना है, इसी घनीय संरचना को थोड़ा सा तिरछा बना लेना है। ठीक है ना, इस प्रकार से आप एक घनीय संरचना को हल्का सा तिरछा कर देंगे तो वो त्रिकोणीय बन जाएगी। यहाँ ध्यान रखिए भुजाएं बराबर होनी चाहिए। इस तरीके से थोड़ा सा फर्क आ रहा है भुजाओं में, आप समझ सकते हो। ये तीनों इसकी जो भुजाएं होती है, यहां से देख लीजिए आप, ये तीनों भुजाएं बराबर होती है, यानी एबीसी जो तीनों भुजाएं होगी वो बराबर होंगी, लेकिन जो कोण होंगे वो झुके हुए होंगे। हालांकि वो बराबर तो होंगे लेकिन झुके हुए होंगे, 90 डिग्री के बराबर नहीं होंगे। आया समझ? इस प्रकार से ये संरचना बन जाती है त्रिकोणीय। इसमें क्या होता है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और यहाँ से अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। आया समझ में? ये त्रिकोणीय बन गया। त्रिकोणीय के बाद हमने पढ़ा था एक नताक्ष। एक नताक्ष और त्रिनताक्ष। देखो ये जो संरचनाएं हैं ये बहुत जटिल संरचनाएं हैं, कभी कभार हमें समझ में नहीं आती, तो ध्यान दीजिएगा इसमें संरचना कैसे बनती है। देखो इसमें अपने को ये भी ध्यान रखना है कि अपने पढ़ा था जो एक नताक्ष है इसमें भुजाएं होती हैं वो भी बराबर नहीं होती। ठीक है, और जो कोण होते हैं वो दो कोण, यानी कि अल्फा और जो गामा होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन जो बीटा होता है वो 90 के बराबर नहीं होता। आया समझ में? तो इस प्रकार से बनाना है कि इसकी तीनों भुजाएं जो है वो बराबर नहीं होनी चाहिए। कि आप सबसे पहले अपने एक थोड़ा सा झुका लेते हैं, यहाँ से इसकी भुजाएं बराबर नहीं रखते हैं। इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। लेकिन अब हालांकि इसको हमने विषमलंब बाक्स को तिरछा नहीं किया है, यहाँ से जो कोण बनेगा, देखो यहाँ जो ये कोण बनेगा ये 90 डिग्री का होगा, लेकिन जो ये कोण झुका हुआ बन रहा है इस तरफ से, ये कोण झुका हुआ जो है बीटा, ये 90 डिग्री का नहीं होगा। लेकिन ये दोनों बाकी के दोनों कोण है, ये ऊपर वाला कोण और ये नीचे वाला कोण, ये दोनों कोण 90 डिग्री के बनेंगे। इसमें ये दोनों कोण अल्फा और बीटा हो जाएंगे, लेकिन सॉरी अल्फा और गामा हो जाएंगे, लेकिन ये जो कोण बीटा है ये झुका हुआ, ये 90 के बराबर नहीं है। तो इस प्रकार से ये बन जाता है एक नताक्ष। जब त्रिनताक्ष के अंदर आते हैं तो यहाँ से सारे कोण झुके हुए होते हैं, भुजाएं भी बराबर नहीं होती। अपने यहाँ क्या पढ़ा था, ए इक्वल सॉरी नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा एंड नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तीनों न तो आपस में बराबर होते हैं और नहीं 90 के बराबर होते हैं। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, इसी कोण को सारे कोण भुजाएं झुकानी है।
प्रकार से थोड़ा सा तिरछा बना लीजिए आप। उसी तिरछा बनाने के बाद क्या कीजिए, इस भुजा को यहाँ से लीजिए ना आप। जब यहाँ से हम लेंगे तो कोण अपना आप झुक जाएगा वो वाला, और इस कोण को हम थोड़ा तिरछा ले रहे हैं तो ये भी कोण झुक रहा है। फिर आप जब इस प्रकार से रचना बनाएंगे तो अपना आप झुक जाएंगे सारे के सारे कोण। अब ये तो झुका हुआ है, वैसे ये कोण झुका हुआ है कि नहीं? झुकाना कौन सा है? देखिए ये वाला कोण झुक गया, दिखाई दे रहा है? ये कोण अब 90 डिग्री नहीं रहा, थोड़ा सा तिरछा बन गया है। अब देखिए इसमें ये 90 का बनना है, लेकिन इसमें 90 का नहीं आ रहा है, तिरछा बन रहा है। और ये कोण भी 90 का नहीं आ रहा है, और ये कोण भी अलग अलग डायरेक्शन का आ रहा है। आया समझ? इस प्रकार से इसके जो तीनों कोण होते हैं वो तीनों की तीनों कोण न तो आपस में बराबर होते हैं और न ही 90 डिग्री के बराबर। तो आपको सारी संरचनाएं बड़ी आराम से समझ में आ गई होगी। इनके नाम से ही संरचना बनानी है। घनीय में क्या होता है, एक नॉर्मल सी संरचना होती है जिसकी सारे सभी भुजाएं बराबर होती है। समलंबाक्ष में कोई दो भुजाएं चुन लीजिए, विषमलंबाक्ष में तीनों भुजाएं अलग अलग होती है। फिर षटकोणीय और त्रिकोणीय, यहाँ से आप देख लीजिए। षटकोणीय में सिर्फ एक भुजा और एक कोण का फर्क रखना है। त्रिकोणीय के अंदर कुछ भी नहीं करना है, सरल को थोड़ा सा झुका देना है। एक नताक्ष के अंदर आप किसी एक कोण को झुका दीजिए और त्रिनताक्ष के अंदर तीनों कोणों को झुका दीजिए। इन दोनों के अंदर भुजाएं बराबर नहीं होगी, ये याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें भुजाएं बराबर होती है कि नहीं होती है। यहाँ से रखना है कि जहाँ हम नताक्ष पढ़ रहे हैं उस नताक्ष में भुजाएं बराबर नहीं होगी। अगर देखिए यहाँ तो लिखा हुआ आ रहा है ना लंबाक्ष, या नताक्ष नहीं आया, लंबाक्ष लिखा हुआ आया, इसका मतलब 90 डिग्री का कोण भी बना है और भुजाएं बराबर है। और भुजाओं के बारे में आगे से पहले से लिखा हुआ है। यहाँ हम कोणीय पढ़ा, ठीक है, यहाँ हमने कोण के बारे में पढ़ा तो फिर पता चल गया कि कोणीय कैसे बनता है। और यहाँ से देखिए नताक्ष लिखा हुआ है तो कोणों को झुका करके समझना है, ठीक है। ये इनकी मुख्य संरचनाएं पढ़ ली। लेकिन इन संरचनाओं को पढ़ने के बाद हमने क्या पढ़ा कि क्रिस्टल तंत्र जो होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। हम जो सरल एक कोष्ठिका होती है उससे 7 प्रकार की क्रिस्टल जालकों का निर्माण कर सकते हैं, जिनके बारे में हमने पढ़ा। लेकिन एक वैज्ञानिक आए थे या गणितज्ञ थे, ब्रेविज करके। उन ब्रेविज ने, जैसे हमने पढ़ी थी ना संरचनाएं, काय केंद्रित, फलक केंद्रित या अंतः केंद्रित जो एक कोष्ठिकाएं पढ़ी थी, उन कोष्ठिकाओं को उन्होंने इसके अंदर अप्लाई करना देखा। और इनके अंदर अप्लाई करने के बाद उन्होंने ये बताया कि टोटल 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक बनते। कितने प्रकार के बनते हैं? 14 प्रकार। यानी जो काय केंद्रित है, फलक केंद्रित है या अंतः केंद्रित कोष्ठिकाएं जो है उनको उन्होंने इसके अंदर अप्लाई किया। और उसके बाद उन्होंने बताया कि ये कोष्ठिकाएं कितनी हो जाती है? 14 होती है। तो चलिए हम उनके बारे में पढ़ते हैं, 14 कैसे बनती है और किस किस के अंदर इस रचनाएं पाई जाती है। और उन जो 14 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं उन्हें ब्रेवे क्रिस्टल कहते हैं, ठीक है ना। तो हम आगे थोड़ी ब्रेवे क्रिस्टल पढ़ते हैं, तो संरचनाएं कैसे बनती है। ब्रेवे की क्रिस्टल क्या है? टोटल कितने प्रकार के होते हैं? 14 प्रकार के। तो उनकी 14 प्रकार को हम पढ़ते हैं कि ब्रेवे के क्रिस्टल टोटल कितने प्रकार के होते हैं? 14 प्रकार के। देखिए यहाँ से सीधा मैं नाम ही लिख देता हूँ। सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा था? घनी। फिर समलंबाक्ष, समद्विलंबाक्ष, उसके बाद विषम लंबाक्ष, षटकोणीय, त्रिकोणीय, एक नताक्ष और त्रिनताक्ष। जो ब्रेवे नाम का वैज्ञानिक है उसने इन 7 प्रकार के क्रिस्टल जालकों के अंदर काय केंद्रित, फलक केंद्रित और अंतः केंद्रित कोष्ठिकाओं को प्रयोग किया। और उस आधार पर उन्होंने बताया कि क्रिस्टल 7 प्रकार के न होकर के 14 प्रकार के हो जाते हैं।
वो 14 प्रकार कौन से हैं उनको बारे में हम पढ़ते हैं। उन्होंने बताया कि जो घनी एक कोशिका होती है इससे एक तो काय केंद्रित बन सकती है, ठीक है ना, मैं शॉर्ट में नाम लेता हूँ, आप समझ लेना कि इसे, उससे कौन सी बन सकती है, एक तो काय केंद्रित, एक उससे काय केंद्रित एक कोशिका बन सकती है, और काय के साथ उसमें एक फलक केंद्रित भी बन सकती है, काय केंद्रित और फलक केंद्रित, और एक सरल, ठीक है ना। देखो सरल कौन सी, जो आधे प्रकार की, जो पढ़ा था ना कि आधे एक कोशिका, उससे हम अब क्या पढ़ रहे हैं, सरल पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। नहीं उससे 3 प्रकार की एक कोशिका बन सकती है, तो यहाँ से टोटल कितनी बन रही है, 3 बन रही है। उसके बाद समलंबाक्ष में उसने बताया कि 2 प्रकार की बनेगी, कौन कौन सी, एक तो बनेगी सरल, और सरल के साथ दूसरी उसमें बनेगी काय, ठीक है ना, काय केंद्रित, आप समझ सकते हो। कितनी बनेगी, 2 प्रकार की, इसमें कितनी बन गई, 2। उसके बाद विषम लंबाक्ष में उसने बताया कि एक तो सरल बनेगी, सरल के साथ साथ उसमें काय केंद्रित भी बनेगी, फलक केंद्रित भी बनेगी, और फलक के साथ साथ अंत्य केंद्रित एक कोशिका भी बनेगी, ठीक है ना। टोटल कितनी बन जाती है इसमें, 4 प्रकार की। षटकोणीय के अंदर केवल और केवल सरल प्रकार की ही बनेगी, त्रिकोणीय के अंदर भी सरल प्रकार की ही बनेगी, और जो एक नताक्ष है इसके अंदर एक तो सरल प्रकार की बनेगी, और सरल के साथ साथ अंत्य केंद्रित एक कोशिका भी बनेगी, और उसके बाद जो लास्ट है त्रिनताक्ष, इसमें केवल सरल प्रकार की बनेगी। त्रिकोणीय से केवल एक प्रकार की बनेगी, षटकोणीय और त्रिकोणीय दोनों में एक एक प्रकार की बनेगी, और उसके बाद जो एक नताक्ष है उसमें 2 प्रकार की, और त्रिनताक्ष के अंदर सिर्फ 1 प्रकार की। ऐसा समझ लो, इस प्रकार से उनमें एक कोशिकाएं बनती है जो ब्रेवे ने बताया। अब देखिए टोटल कितनी हो जाती है, 3 2 5, 5 और 4 9, 10 11 और 2 13 और 1 14, टोटल कितने प्रकार के हो गए, 14 प्रकार के क्रिस्टल चालक। आया समझ में, तो ये है ब्रेवे के 14 प्रकार के क्रिस्टल, जो आप आराम से समझ सकते हो। कितने हो गए, 14 प्रकार। उसने इन 7 क्रिस्टल तंत्र के अंदर इस प्रकार से उन्होंने अप्लाई किया कि काय केंद्रित, फलक केंद्रित और सरल एक कोशिकाओं को, और इस प्रकार से उन्होंने बताया कि टोटल 14 क्रिस्टल जालक बन जाते हैं। तो ये था क्रिस्टल तंत्र। देखिए अब हम पढ़ लेते हैं कि क्रिस्टल जालक, जो हमने पढ़े हैं एक कोशिका के अंदर अवयवी कणों की संख्या, देखिए एक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या, हमने एकक कोशिकाएं पढ़ी है, उन एकक कोशिकाओं के अंदर अब हम अवयवी कणों की संख्या को पढ़ लेते हैं। तो इसमें हम मुख्य रूप से 3 प्रकार की एकक कोशिकाओं में अवयवी कणों की संख्या को पढ़ेंगे। सबसे पहली जो सरल एकक कोशिका होती है, जो सरल के बारे में पढ़ेंगे। सरल के बाद एक काय केंद्रित एकक कोशिका, और दूसरी फलक केंद्रित। वो सरल कौन सी है, इसे हम आधे पढ़ रहे हैं, देखो यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना। सरल का मतलब आधे एकक कोशिका या मूल एकक कोशिका,
या फिर घनीय एक कोशिका जो हमने अभी पढ़ी थी। आया समझ में? ये सारे एक ही नाम होंगे। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि अवयवी कण जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? कोनों के अंदर पाए जाते हैं। केवल कहाँ पाए जाते हैं? कोनों में पाए जाते हैं। इस प्रकार से एक क्रिस्टल, इस प्रकार से एक कोशिका बन गई। और इसमें अवयवी कण कहाँ होंगे? कोनों में भी। लेकिन ये क्रिस्टल की एक कोशिका है। इसके पास में एक कोशिका इस प्रकार से और बनेगी। ठीक है ना? ये इसके पास में इस प्रकार से एक कोशिका और बनेगी। अब इसके ऊपर दो एक कोशिकाएं और हो सकती है। इन्हें हम बना लेते हैं यहाँ पर। कुछ इस तरीके से, इसके ऊपर दो एक कोशिकाएं और बनेगी। आप इससे पेंसिल से बनाएंगे थोड़ा अच्छे से बनेगा। ऐसा समझ में? फिर चार एक कोशिकाएं होगी। ये 1 नंबर 2 3 और 4। अब ये 4 सीधे बन गए। अब इसके बाद 4 ऐसे ऊपर जा सकती है इस तरफ एक कोशिका। ये साइड पूरी खुली है ना, 4 इस तरफ आ सकती है एक कोशिका। तो यहाँ इस कोने पर जो अवयवी कण होगा उस एक अवयवी कण का एक भाग तो इससे आएगा, एक भाग इस एक कोशिका में आया, एक भाग इस एक कोशिका में जाएगा, एक भाग इस एक कोशिका में। 4 भाग यहाँ से हो गए। अब 4 में बोला इसके ऊपर एक कोशिका और जाएगी इधर से। अब यहाँ से बना नहीं सकती क्योंकि 3 डायमेंशन है। यहाँ से 4 हो जाएगी, जैसे उन चारों को मैं पास में और रख लेती। इस प्रकार से 4 एक कोशिकाएं और होगी। इन चारों एक कोशिकाओं को अगर मैं इसके ऊपर रख देता हूँ, ये चारों एक कोशिकाएं यहाँ आ सकती, 4 एक कोशिकाएं पहले, 4 इसके पास में और आ जाते। तो यहाँ पर जो भी कण होगा इसके 4 भाग यहाँ बढ़ चुके हैं पहले, 5वां यहाँ आ जाएगा, 6ठा भाग इसमें आ जाएगा, 7वां इसमें और 8वां इसमें। आप कहने का मतलब ये है कि इस एकक कोशिका के जो कोने पर अभी भी कण होता है वो टोटल 8 प्रकार की एकक कोशिकाओं से संबंधित होता है, उनसे जुड़ा हुआ रहता है। क्योंकि हम जानते हैं क्रिस्टल जालक के अंदर एकक कोशिकाएं जो होती हैं वो एक दूसरे के पास पास होती है। इस कारण इसके जो यहाँ कोने पर अभी भी कण होगा वो टोटल कितनी सी 8 एकक कोशिकाओं से उसकी साझेदारी होगी। समझ में आ रहा है? लेकिन 8 एकक कोशिकाओं से उसकी साझेदारी होगी। समझ में आया? 8 एकक कोशिकाओं से इस अवयवी कण की साझेदारी होगी, जुड़ा हुआ होगा। तो अगर 8 एकक कोशिकाओं से जुड़ा हुआ है, एक एकक कोशिका के हिस्से में कितना आएगा? 1/8 भाग आएगा, नहीं आएगा? 1/8 भाग ही आएगा एक एकक कोशिका। एक एकक कोशिका के एक कोने के ऊपर अवयवी कण कितना होता है? 1/8 भाग होता है। पूरा अवयवी कण नहीं होता है। मैंने आपको बोला था ना, यहाँ इस हिसाब से हम इनको निरूपित कर रहे हैं। तो किसी भी कोने के ऊपर अगर हम देखते हैं तो वहां अभी भी कण का कितना भाग होगा? 1/8 भाग होगा। पूरा अभी भी कण नहीं होगा क्योंकि कितने से जुड़ रहा है? टोटल 8 एकक कोशिकाओं से जुड़ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक कोने पर उपस्थित अवयवी कण, एक कोने पर अवयवी कण, आप सीधा लिख दीजिए, एक कोने पर अवयवी कण। एक कोने पर अवयवी कण कितना है? तो हमने पढ़ा कि 1/8 भाग, पढ़ा नहीं पढ़ा? 1/8 भाग ही होगा।
1/8 भाग ही एक कोने पर होगा। टोटल कितने होते हैं? 8 कोने होते हैं ना एक कोष्टिका के, तो 8 कोनों पर आएगी कण। अगर एक पर 1/8 है तो 8 कोनों पर टोटल कितने हो जाएंगे? 1/8 इंटू मान कितना है? एक आया नहीं है। तो क्या होता है कि इसमें एक अवयवी कण पाया जाता है। आप ये लिख सकते हो कि जो इस सरल एक कोष्टिका जिसको हमने आज पढ़ा है, इस सरल के अंदर कितने होते हैं? एक अवयवी कण। ये अवयवी कण कुछ भी हो सकता है, परमाणु, अणु, आयन। आया समझ में? तो इस प्रकार से जो सरल एक कोष्टिका होती है या घनीय एक कोष्टिका जो होती है, उस घनीय एक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? एक होती है। ये समझ में आपको आ गया होगा पूरा का पूरा डायमेंशन। इसके बाद हम दूसरा पढ़ने वाले हैं, वो है काय केंद्रित एक कोष्टिका। इसको इंग्लिश में सिंपल क्यूबिक सेल भी कहते हैं ना। अभी हम जब पढ़ेंगे इसको सिंपल क्यूबिक सेल, SCC। इसको CC भी कहते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं काय केंद्रित एक कोष्टिका। कौन सी? नंबर 2, काय केंद्रित। काय केंद्रित घनीय एक कोष्टिका। घनीय क्यों लिखा? क्योंकि इसकी जो भुजाएं होगी, भुजाएं और जो कोण होंगे वो बराबर होंगे। घनीय एक कोष्टिका। आया समझ? इसी स्कोटिक के रूप में BCC आगे आपको याद रखना पड़ेगा इसका नाम, बॉडी सेंट्रल क्यूबिक। ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है। एक तो कोनों पर होते हैं अवयवी कण जो हम पढ़ चुके हैं। कोनों के अलावा इसके एकदम सेंटर में पाया जाता है। अब देखो किसी भी एक कोष्टिका के अगर बीच में भाग है तो वो किसी भी अन्य एक कोष्टिका से जुड़ा हुआ नहीं होगा। एकदम उसके सेंटर में है ना, तो अन्य किसी भी एक कोष्टिका से जुड़ा हुआ नहीं होगा। तो इस कारण इसके एक तो इन 8 कोनों पर एक अवयवी कण होगा ना। उसके साथ साथ एक इसमें कहाँ होगा? एक इसके केंद्र में होगा ना, मध्य में होगा इसके। तो एक और एक टोटल इसमें कितने हो जाते हैं? 2 कण हो जाते हैं। आया समझ में? जो काय केंद्रित एक कोष्टिका होती है उसमें 2 अवयवी कण होते हैं। कौन से होते हैं? एक तो कोने पर पाया जाता है, आप लिख सकते हो, एक कोने पर अवयवी कण। वापस लिख देते हैं थोड़ी में। आप 1/8 भाग 8 कोनों पर कितने हो जाएंगे? एक 8 कोनों पर अवयवी कण 1/8 इंटू 8 कितना है? एक कण। और एक होता है, लिख सकते हैं, एक कण काय में होता है। ठीक है ना, काय आप लिख सकते हो केंद्र में होता है। तो कितना हो गया? एक। अब कुल कण कितने हो जाते हैं? तो अब लिख सकते हो कुल कणों की संख्या कुल कणों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 2। आया समझ? यानी सरल एक कोष्टिका के अंदर अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? एक। और काय के अंदर एक कोष्टिका के अंदर अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? 2। एक तो उसके कोनों पर और दूसरा उसके बीच में पाया जाता है। ये समझ में आ गया? अब तीसरा पढ़ते हैं हम फलक केंद्रित एक कोष्टिका। ठीक है ना, फलक केंद्रित एक कोष्टिका जिसे FCC कहा जाता है, एफेनिक सेंट्रल क्यूबिक। फलक फलक केंद्रित घनीय एक कोष्टिका।
उसमें पहला एक तो सेम रहेगा, एक तो उसके कोनों पर पाया जाएगा अवयवी कण जो एक होगा, लेकिन कोनों के अतिरिक्त और कहाँ पाया जाता है ये देखिए आप, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एफसीसी जो होती है उसमें फलकों पर अवयवी कण पाया जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये एक एकक कोशिका है। अब इस एकक कोशिका के अगर हम किसी भी दिशा से, टोटल इसकी 6 दिशाएं हैं, अगर मैं इस दिशा से कोई एक कोशिका जोड़ू या पर इस दिशा से जोड़ू या इस दिशा में आगे पीछे कहीं से भी जोड़ता हूँ, तो आप ये देखते हो कि एक फलक जो है वो दो कोशिकाओं के मध्य है। दो कोशिकाओं के मध्य एक फलक आ रहा है, नहीं आ रहा है? यानी हम ये कह सकते हैं किसी भी एकक कोशिका का जो फलक है वो दो एकक कोशिकाओं के मध्य साझेदारी करता है, इन दोनों के लिए, एक नंबर ये 2 नंबर, इन दो एकक कोशिकाओं के मध्य एक फलक आ रहा है, यानी जो इसके मध्य जो अवयवी कण होगा वो कितनों के बीच में साझेदारी होगी, दो जनों के बीच में होगी नहीं होगी। तो यहाँ जो अवयवी कण होगा वो 1/2 होगा नहीं होगा, उसका 1/2 भाग होगा। किसी भी एकक कोशिका के फलक पर पाए जाने वाले अवयवी कण 1/2 भाग में होगा, क्योंकि उसका आधा भाग इस एकक कोशिका में आधा भाग आगे वाली एकक कोशिका में जाएगा। तो इस प्रकार से फलक केंद्रित में उसकी जो फलक होती है वहां पर एक भाग पाया जाता है। आप देख सकते हो एक फलक पर अवयवी कण, एक फलक पर अवयवी कण कितने होते हैं, तो आप लिख सकते हो 1/2 भाग, ठीक है ना, 1/2 भाग होता है। टोटल कितनी फलक है इसकी, तो 6 फलक है, कारण 2 दाएं बाएं, 2 ऊपर नीचे और 2 आगे पीछे, तो 6 फलकों पर अवयवी कण। छह फलकों पर अवयवी कण कितने हो जाएंगे, 6 फलकों पर 1/2 × 6 कितना हो गया, 3। आया नहीं समझ में? तो हम लिख सकते हैं कुल अवयवी कणों की संख्या कुल अवयवी कणों की संख्या देखो कितनी हो गई, एक तो ये हो गया प्लस 3 ये हो गया, यानी 1 + 3 = 4। आया समझ? तो ये थे एक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या, जो सबसे पहले हमने पढ़ा था सिंपल क्यूबिक सेल या सरल एकक कोशिका, उसके अंदर जो अवयवी कण होते हैं वो एक होता है। इसे घनी एकक कोशिका, सरल एकक कोशिका, मूल आदि कुछ भी कह लीजिए। उसके बाद जो हमने पढ़ा है बीसीसी, बीसीसी के अंदर अवयवी कण कितने होते हैं, 2 होते हैं। एफसीसी पढ़ा, एफसीसी के अंदर अवयवी कण कितने होते हैं, 4 होते हैं, ये याद रखना है। अब हम आगे से एफसीसी बीसीसी एक नाम ही लेंगे आगे, ठीक है ना। तो चलिए मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इससे जो आगे है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।